हम्म। Okay, okay. So one by one, like in replication, what did you read? Mhm. Okay. So do you have that reading with you? The readout? Mhm. 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 Well, just now you said it will be attaching with the three end, and the process seems to be like as if the 5 to 3 is synthesized. To 3 end page. 5 to 3 synthesis. बोलिए. Of course, yes. See, every nucleotide you will find at 5 and 3. Find them 5 and 3. है तो पर हर न्यूक्लियोटाइड के पास में ही आपको समझ में आ जाएगा कि 5 एंड कौन सा 3 एंड कौन सा है. यूजुअली 3 एंड पे अटैच होगा. प्राइमर 3 एंड से 5 एंड की तरफ अटैच होगा. और सिंथेसिस जो है 5 टू 3 की तरफ चलता है. एज अ साइड ना 5 टू 3 ही प्रोसीड करता है. तो सिंथेसिस जो होता है नए स्ट्रैंड का इट विल बी विजिबल एज इफ इट इज गोइंग फ्रॉम 5 टू 3. ये चीजें याद रखिए. 5 टू 3 ही सिंथेसिस होता हुआ नजर आएगा. यानी कि 5 एंड पहले नजर आएगा. और जब नया स्टैंड बनता जाएगा तो 3 एंड आगे जुड़ता जाएगा. हर 3 एंड पे 5 एंड जुड़ेगा. और एक नया न्यूक्लियोटाइड बनते हुए स्ट्रैंड बनता जाएगा. राइट. 5 टू 3 जा रहा है इसका मतलब है कि 3 एंड पे सबसे पहले प्राइमर लगेगा. राइट. और वो भी जैसे कि हमने कहा था कि प्रोकैरियोट्स हैं तो प्रोकैरियोट्स में ओडीसी होता है. ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. जहाँ पे 13 मर और 9 मर के जो ऐसे कंसेंसस सीक्वेंसेस हैं वो वहाँ पे अटैच रहते हैं ओडीसी वाले एरिया पे. जहाँ पे भी ये 13 मर और 9 मर वाले सीक्वेंसेस दिखते हैं वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है. वहां से हेलिकेस अटैच होकर उनको अनबाइंड करना शुरू करेगा. और यही 13 मर और 9 मर से ये पॉलीमरेज जो है. अब जैसे आपने पढ़ा होगा तो प्रोकैरियोट्स में देखा गया है कि वो 1, 2 और 3 नंबरिंग की गई है. डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3. है ना. इसका इक्विवेलेंट जो है यूकैरियोट्स में या मैमलियन में वो है डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, डीएनए पॉलीमरेज बीटा एंड डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा. गामा डेल्टा से अलग अलग है. तो जो डेल्टा होता है वो यूजुअली लीडिंग स्ट्रैंड क्रिएट करता है. यानी कि उसका इक्विवेलेंट कौन है. पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज 3. 3 जो है वो यूजुअली लीडिंग स्ट्रैंड को रीड करके लीडिंग स्ट्रैंड फ्रेम. अल्फा जो है अल्फा डीएनए यानी कि पॉलीमरेज 1 वो जो है वो यूजुअली लैगिंग स्ट्रैंड को करता है इन प्रोकैरियोट्स. यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं है. यूकैरियोट्स में सीधा तो डेल्टा वाला जो है वही यानी वही सिंथेसाइज करेगा स्ट्रैंड्स को. तो वो अभी आपको मैं आज एक टेक्स्ट आप लोग को फॉरवर्ड करूंगा डीएनए रेप्लिकेशन. उसको स्टेप वाइज पढ़िएगा. और उसमें आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी. पिक्चर्स भी बने हुए हैं. बट जितना समझ में आना चाहिए. टेक्स्ट काफी क्लियर लिखा हुआ है. एंड उसमें कुछ कुछ ना इटैलिक्स में लिखे हुए हैं एट द एंड ऑफ द मैटर. दैट इटैलिक्स इज नो जिस्ट ऑफ दैट कंटेंट. यानी जो भी ऊपर एक्सप्लेन किया है उसके जिस्ट जो है वो लिखा हुआ है. तो आप लोगों को शायद काफी कुछ क्लियर हो जाएगा. और उसी प्रकार से फिर बाद में व्हेन यू वुड लुक इनटू द वीडियो व्हिच वी हैड ऑलरेडी अपलोडेड तो वो जब आप देखेंगे तो और भी क्लैरिटी आ जाएगी. बट समझने वाली बात है. इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन हाउ यू विजुअलाइज इट. द कंटेंट व्हिच यू आर रीडिंग एंड हाउ यू विजुअलाइज इट. क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स आपको दिखते नहीं है. ये मॉलिक्यूल्स के बारे में सिर्फ जो एनिमेशंस बने हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स ओनली. जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं जो फैक्ट्स एस्टैब्लिश हुए हैं उसके बेसिस पे ही वो
एनिमेशन भी बनाया गया था। तो हमेशा याद रखिए कि जब नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा वो 5 to 3 ऊपर से नीचे, हायर लेवल से नीचे, यानी कि हमारा स्ट्रैंड 3 से 5 की तरफ काम करना शुरू करेगा। ये सब आप हमेशा उल्टा चलता रहेगा। और एंटी पैरेलल जो है वो जस्ट अपोजिट रहेगा, उसका सिंथेसिस भी वही 5 to 3 डायरेक्शन में बनता हुआ नजर आता है, लेकिन स्ट्रैंड जो रीड कर रहा है वो 3 to 5 डायरेक्शन का रीडिंग होती है। ठीक है ना? तो अभी पॉलीमरेज हो गया, हेलिकेज हो गया, और यूकैरियोट हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ हेलिकेज एक्टिविटी, वो अनबाइंड होना जैसे शुरू होता है। एंड हर न्यूक्लियोटाइड पे एक 3 एंड है, एक 5 एंड है। इसीलिए जब वो स्ट्रैंड पूरा, जब डीएनए का मॉलिक्यूल का हम एंड एंड देखते हैं तो वो 5 और 3 नजर आता है, जस्ट बिकॉज वो जो 5 एंड है मतलब वहां पे शुगर मॉलिक्यूल का 5th मॉलिक्यूल फ्री है, और 3 एंड है मतलब वहां पे शुगर मॉलिक्यूल का 3rd एंड फ्री है। यानी हर न्यूक्लियोटाइड जब भी अटैच करेगा, सपोज मेरा थंब 5 है और लिटिल फिंगर 3 है, तो हमेशा एक न्यूक्लियोटाइड है, समझ लीजिए मेरा ये एक फिस्ट, तो दूसरा जो अटैच होगा ऐसा ही अटैच होगा 5 और 3, फिर उसके बाद 5 3, जैसे कंटिन्यूसली आपको हर न्यूक्लियोटाइड के पास आपको एक 5 एंड मिलता है, एक 3 एंड मिलता है। बट ऑफ कोर्स एक दूसरा न्यूक्लियोटाइड से अटैच हो गया तो 5 एंड बिजी हो जाएगा 3 एंड से, एंड 3 वाला जो है टर्मिनल है शुगर मॉलिक्यूल का, वो 5 से अटैच हो जाएगा। लेकिन एट द एंड यदि लीनियर मॉलिक्यूल है, एट द एंड आपको एक 5 एंड और एक 3 एंड मिलता है। और दूसरा एक नोमेनक्लेचर दिखता है आपको कि 5 डैश एंड 3 डैश, एक एपोस्ट्रोफी लगा, वो अगला स्ट्रैंड, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये 5 एंड मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ कोना ही मार्क्ड है 5 से, एवरी न्यूक्लियोटाइड विल हैव ए 5 एंड एंड ए 3 एंड, एंड हर हर न्यूक्लियोटाइड जब अटैच करता रहेगा 5 से 3 अटैच होगा और 3 से 5 अटैच होगा। इसी प्रकार से हमें दोनों एंड्स मिलते हैं। ये मतलब नहीं है कि एंड पे ही मिलना जरूरी है। जब आप प्राइमर अटैचमेंट की बात करते हैं तो वो यूजुअली एक आरएनए का पोर्शन होता है जो सिंगल स्ट्रैंडेड है, और वो जाके अटैच होता है हमारे डीएनए मॉलिक्यूल से ओरिसी के पास। उससे से वो उसी से डिसाइड होता है कि यहाँ से शुरुआत करनी है। तो जब भी हम स्ट्रैंड्स की बात करते हैं जहाँ से शुरुआत हो रही है और जिस तरफ फॉरवर्ड हो रहा है, तो वो हम बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। जिस तरफ भी रेप्लिकेशन जा रहा है, यानी कि स्ट्रैंड जहाँ से खुलते हुए जा रहे हैं, वो डाउनस्ट्रीम कहलाएगा। और जहां से शुरुआत हुई थी जो डीएनए मॉलिक्यूल को बाइफरकेट अनवाइंड होना, सपोज ये डीएनए मॉलिक्यूल है और ये यहाँ से अनवाइंड होता चला गया, तो ये ऐसा खुलता चला जाएगा। तो जहां मेरा राइट हैंड का जो एक फिंगर है, इंडेक्स फिंगर जो बता रहा है, वो इस तरफ से जा रहे हैं, तो ये जो है ये डाउनस्ट्रीम है, क्योंकि ये 3 to 5 डायरेक्शन वाले स्ट्रैंड्स हैं। लेकिन जब सिंथेसिस हो रहा है नया स्ट्रैंड का तो 5 to 3 डायरेक्शन में सिंथेसिस हो रहा है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने में, लेकिन एक बार आप समझ गए, क्लियर हो गई बात। हमेशा ध्यान रखिए नया स्ट्रैंड 5 से 3 डायरेक्शन में ही फॉर्म होता है। इसका मतलब जिसको वो रीड कर रहा है वो 3 to 5 डायरेक्शन में है। 3 to 5 डायरेक्शन में है, इसका मतलब जब प्राइमर जो अटैच जो इनिशिएट करता है रेप्लिकेशन को, वो प्राइमर 3 एंड पे ही अटैच होगा। वो एक 10 to 25 न्यूक्लियोटाइड्स का एक छोटा सा प्राइमर होता है, छोटा सा टुकड़ा होता है, जो अटैच होने के बाद ही तो पॉलीमरेज उसको रिकॉग्नाइज करता है कि प्राइमर कहाँ अटैच हुआ है, और उसी से वो अटैच होते हुए जो मैं आपको नोट्स दूंगा उसमें यू विल फाइंड द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पॉलीमरेज आल्सो, कि कैसे उसमें लूप्स हैं, कैसे वो स्ट्रैंड को होल्ड करता है, एंड उसके साथ कितने सारे मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं जो उसका एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। तो ये दिस ऑल बिकम्स वेरी वेरी टीडियस। सोचिए कि हमें समझने में इतनी तकलीफ हो रही है, लेकिन हमारी बॉडी इसको, हर सेल जब भी डिवाइड होता है तो उस प्रोसेस को हमेशा रिपीट करती चलती है टिल वी ग्रो अप। जब तक हम ग्रो करते रहते हैं, हमारे सेल्स डिवाइड होते रहते हैं, तो हमारी बॉडी इस प्रोसेस को करती रहती है कंटिन्यूसली। अभी आप सोचिए कि ये हमें समझने में इतनी तकलीफ हो रही है, लेकिन ये प्रोसेस कितनी आसानी से, कितनी स्पीडीली ये किया जाता है। एंड जैसे मैंने बताया डीएनए पॉलीमरेज 3 जो कि इक्विवेलेंट है डीएनए डेल्टा, डेल्टा यूकैरियोट्स में है, और प्रोकैरियोट्स में वो डीएनए 3 कहते हैं, जो मेन लीडिंग स्ट्रैंड को फ्रेम करता है या फिर सिंथेसाइज करता है या पॉलीमराइज करता है। तो वो जो डीएनए, बाकी जो दूसरे टाइप के जो डीएनए मॉलिक्यूल पॉलीमरेज मॉलिक्यूल्स हैं, उनका अपना अपना एक काम है। बाकी जितने भी टाइप्स हैं वो यूजुअली वो
प्रूफ रीडिंग करता है। प्रूफ रीडिंग मतलब कि ए से टी ही अटैच हुआ है कि नहीं, या फिर सी से जी ही अटैच हुआ है कि नहीं, या फिर जी है तो सी अटैच हुआ है क्या, या फिर टी है तो ए अटैच हुआ है क्या। ये प्रूफ रीडिंग करता चलता है। एक दूसरा पॉलीमरेज होता है, जैसे सिंथेसाइज हो गया पॉलीमरेज 2 जो हो गया, पॉलीमरेज 2 भी प्रूफ रीडिंग करता है। तो ये सब कैसे ना उसके ऊपर रन करते हैं। वन भी प्रूफ रीडिंग करता है, और वन डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो प्रोकैरियोट्स में एक और काम करता है, वो लैगिंग स्ट्रैंड को भी सिंथेसाइज करने में मदद करता है। इसलिए मैंने आपको बताया था जब सर्कुलर डीएनए रहता है उसमें कई बार देखा गया है कि दोनों स्ट्रैंड्स एक साथ ही सिंथेसाइज होना शुरू होते हैं, और वो उसमें ये दो दो अलग अलग पॉलीमरेजेस यूज होते हैं, एक लैगिंग स्ट्रैंड को बनाने के लिए, एक लीडिंग स्ट्रैंड को बनाने के लिए। ये प्रोकैरियोट्स में था, यूकैरियोट्स में ऐसा है नहीं। वो दोनों को एक साथ होल्ड करता है, एक ही पॉलीमरेज होल्ड करता है, और जो लैगिंग है उसको लूप्स में लेके आता है ताकि वो फ्रैगमेंट्स में बनता हुआ चलता है। ठीक है, तो ये इसके पीछे मैं आपको वो नोट्स भी आज अपलोड कर देता हूँ, उसको भी एक बार पढ़िएगा। और डीएनए रेप्लिकेशन के बाद हमारा ट्रांसक्रिप्शन की बात है। ट्रांसक्रिप्शन आपने पढ़ा है क्या नहीं? तो ट्रांसक्रिप्शन में आपने क्या पढ़ा? राइट राइट। राइट राइट राइट। ओके। हाँ हाँ हाँ। ओके। काफी सारी बातें बोल दी आपने एक साथ, लेकिन अभी हम इसी चीज को एक स्टेप वाइज देखते हैं। जब हमें ट्रांसक्राइब करना होता है डीएनए को, whenever we need to transcribe a DNA into a RNA, which is which is taking away the code for synthesizing a particular protein। एक प्रोटीन को बनाने के लिए हमें एक कोड की जरूरत है जो कि डीएनए पे है। तो डीएनए से, डीएनए न्यूक्लियस के अंदर है, और अमीनो एसिड जो है न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म में है। तो फॉर दैट वहां तक लेके जाने के लिए यू नीड समथिंग, सम मैसेजिंग सिस्टम, कि भाई ये कोड वहां बताया जाए बाहर साइटोप्लाज्म में, सो दैट साइटोप्लाज्म में विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स हम उसको ट्रांसलेट कर सकें। तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसक्रिप्शन इज नथिंग बट द स्क्रिप्ट, जो कोड है वो किसी और स्क्रिप्ट में चेंज की जा रही है, लेकिन कोई मीनिंग चेंज नहीं किया जा रहा उसका। तो यानी कि ATCG लिखा है तो ATCG ही कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, बट वो आरएनए की लैंग्वेज में जाएगा, आरएनए की स्क्रिप्ट में जाएगा, जहां पे टी की जगह यू है तो AUCG रहेगा। तो इस प्रकार से वो जो कोड है, अभी जैसे आपने बोला एक कोडिंग स्ट्रैंड है और एक टेम्पलेट स्ट्रैंड है। टेम्पलेट मतलब होता है वो स्ट्रैंड जिससे आरएनए फ्रेम हो रहा है, क्योंकि दो स्ट्रैंड है डीएनए में, किसी एक स्ट्रैंड से ही आरएनए सिंथेसाइज होगा। अब अगेन द सेम थिंग, 5 to 3 डायरेक्शन में आरएनए बनता हुआ नजर आता है, यानी 3 to 5 जो स्ट्रैंड है वो रीड किया जाएगा। तो हर डीएनए स्ट्रैंड में सपोज करिए एक जीन है जिसका नाम है ATCG ATCG, सपोज इतना ही समझ लीजिए, ATCG ATCG दोनों साइमल्टेनियसली 2 बार रिपीट्स में है, एक जीन है वो किसी एक प्रोटीन के लिए कोडेड है। या फिर मैं बोलूंगा 3 बार ATCG 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 3 बार है। तो 3 बार लेने से क्या होगा कि टोटल हमारे पास 12 न्यूक्लियोटाइड्स का एक एक फ्रैगमेंट मिलेगा, जो कि पर्टिकुलरली एक अमाइनो एसिड के तीन नहीं, 3 3 4 12 4 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स को कोड करते हैं, जो कि आगे ट्रांसलेट किए जाएंगे। तो सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि पहले कोड को रिसीव किया जाए ऐसे फॉर्मेट में जो न्यूक्लियस से बाहर जा सके। तो वो है हमारे पास सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या फिर सिंगल स्टैंडर्ड न्यूक्लिक एसिड,
जिसको हम बोलते हैं आरएनए, जिसमें टी की जगह सिर्फ यू रहता है। सिर्फ ये अलग कोडिंग स्क्रिप्ट चेंज हो गई है और यही कोड को वो बाहर लेके जाता है एंड देन विद द हेल्प ऑफ टी आरएनए, एक अलग टाइप का आरएनए है जो एक एंड पे अपने अमीनो एसिड को अटैच कर सकता है और उसके एक एंड नहीं है, एक पोर्शन पे वो जो कोड आया था उसका एंटी कोडॉन प्रेजेंट होता है। अब ये एंटी कोडॉन यानी कि जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स, जैसे कि अब मैंने बोला था कि एटीसीजी एटीसीजी एटीसीजी, जब उसका एक आरएनए बनेगा तो वो बनेगा, क्या बनेगा, एटीसीजी। उसका जब आरएनए फ्रेम होगा, ये सीक्वेंस है एटीसीजी 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 3 बार है। तो सपोज कि ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है। टेम्पलेट स्ट्रैंड मतलब जिससे आरएनए फ्रेम होगा, यानी ए जो है 3 एंड पे है, एटीसीजी एटीसीजी एटीसीजी, जी जो है वो 5 एंड पे है। अब यहां से जब आरएनए बनेगा तो पहले 5 एंड आएगा और लास्ट में जी के पास में 3 एंड आएगा, जो 5-3 डायरेक्शन में फ्रेम होता है, हम जो कहते हैं। अब एटीसीजी इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, हाँ वो आप आरएनए में चले गए, तो मैं ये कह रहा था उसका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए क्या रहेगा, टीएजीसी, राइट। तो टीएजीसी 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 ऐसा उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड रहेगा, राइट। अब ये बताया गया कि सपोज एटीसीजी 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 ये कोड है, मान लीजिए किसका, एक अमीनो एसिड के बनने के लिए। तो ये कोड जो है ये हमारा अभी मैंने कह दिया था कि ये टेम्पलेट स्टैंड है, लेकिन नहीं। अब क्या होगा कि ये जो कोड था उस टेम्पलेट स्टैंड के अपोजिट वाला, यानी कि टी ए टी ए जी सी टी ए जी सी टी ए जी सी, राइट। तो टीएजीसी जो है वो है आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड। मैं एक बार और चेक करूंगा इसको, क्योंकि आपने अलग बताया, मैं अलग बता रहा हूं, ठीक है। तो एटीसीजी हमारा कोड है जो एक अमीनो एसिड को कोड कर रहा है, एटीसीजी एटीसीजी एटीसीजी। लेकिन हम यदि उसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड को देखते हैं डीएनए में, तो वो है टीएजीसी टीएजीसी टीएजीसी। अब टीएजीसी 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 जो है वो आपका क्या रहेगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड रहेगा, जिससे जब यदि कोई आरएनए बनेगा तो वो बनेगा एयूजीसी एयूजीसी एयूजीसी, राइट। हाँ, तो एक होता है टेम्पलेट स्ट्रैंड, जिस जिस टेम्पलेट या जिस स्ट्रैंड से आरएनए फ्रेम हो रहा है उसे हम कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। जिससे नहीं हो रहा है उसे हम बोलते हैं नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, या फिर बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड, है ना। एक टेम्पलेट और एक नॉन टेम्पलेट या फिर कोडिंग, मतलब कि जो प्रोटीन बनना चाहिए था उसका कोड है एटीसीजी एटीसीजी एटीसीजी। इसका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड रहेगा जिसको हम बोलेंगे टीयूजीसी टीयूजीसी टीयूजीसी। यदि हाँ टीयूजीसी 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 स्ट्रैंड से यदि आरएनए बनेगा तो क्या बनेगा, वो एयूसीजी एयूसीजी एयूसीजी, बराबर है ना। तो वो सेम कोड मिल गया हमको, जो कोड था सिर्फ टी की जगह यू है। तो एमआरएनए जो है वो कोड कैरी करता है, यानी कि एटीसीजी वाला कोड कैरी करना चाहिए, एटीसीजी 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 एमआरएनए में होना चाहिए। तो एमआरएनए में वो होना चाहिए, तो वो अपोजिट स्ट्रैंड से उसने सिंथेसाइज होना चाहिए, तब जाके उसका एयूसीजी 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 आएगा, सिर्फ टी की जगह यू, है ना। समझ में आई ना बात। यानी जो कोड है किसी अमीनो एसिड को बनने के लिए, वो कोड को यदि एमआरएनए लेके जाना है बाहर उसको, उस कोड को, तो क्या करना होगा, उसको अपोजिट स्ट्रैंड से सिंथेसाइज होना होगा, तब उसका सीक्वेंस बनेगा, है ना। उसका सीक्वेंस बनेगा एयूसीजी एयूसीजी एयूसीजी, आरएनए जो फ्रेम हुआ। लेकिन जिस स्ट्रैंड से बना था उसको देखा जाए तो पता क्या चलेगा, टीएजीसी 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 लिखा हुआ है वहां पे। तो जो टीएजीसी 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 जो है वो है हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड, जिससे आरएनए बन रहा है। और एटीसीजी 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 जो है वो कोडिंग स्ट्रैंड है, कोड स्ट्रैंड है, यानी वो कोड कैरी कर रहा है, वो जीन है, राइट। तो ये हर जीन के पहले हमारे पास
यानी कि कहने का मतलब ये है कि हर जीन एक दूसरे जीन से कुछ एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड्स के स्पेसेस से सेपरेटेड रहेगा। यानी एक जीन खत्म हुआ तुरंत दूसरा जीन शुरू नहीं होगा, एक जीन फिर दूसरा जीन जो है उनके बीच में कुछ अननोन या फिर नॉन सेंसिबल या फिर कहना चाहिए नॉन कोडिंग न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस रहेगा। मतलब हर जीन के लिए, जैसे एटीसीजी 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 हमने एक जीन बताया, तो इसके यहाँ पे यानी कि हम जैसे बताया ना अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम में ऐसा है कि कुछ दूर तक जो सीक्वेंसेस रहेंगे वो यूजुअली किसी को किसी जीन को डिनोट नहीं करते, लेकिन वहां पे प्रोमोटर रीजन्स होते हैं, वहां पे बॉक्सेस होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है प्रमोटर रीजन, मतलब वो ऐसा एक रीजन जहां पे वो पॉलीमरेज, जो आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए सिंथेसाइज करने वाला पॉलीमरेज, वो वहां अटैच होगा। हाँ, विद द हेल्प ऑफ, वही प्राइमर लगता है उसको, वही प्राइमर की एक कंडीशन आती है। हमेशा डीएनए को सिंथेसाइज करना तो एक प्राइमर की जरूरत है। वही प्राइमर, याद रखना, जब हम पीसीआर मशीन चलाते हैं तब भी हमें इसी प्राइमर की जरूरत पड़ती है। जब तक आप प्राइमर नहीं दोगे डीएनए रेप्लिकेट नहीं होगा या फिर ट्रांसक्राइब नहीं होगा। तो ये छोटा सा टुकड़ा जो है वो बनना लगना बहुत जरूरी है। तो ये जो पोर्शंस लगते हैं, इसीलिए प्राइमर डिजाइनिंग इज एक अलग स्टडी है कि किसी भी जीन के लिए हम कौन सा प्राइमर डिजाइन करें कि वही जीन ट्रांसक्राइब हो। तो अब जैसे मैंने बताया एटीसीजी 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 कोड है एक प्रोटीन के लिए, तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड था टीएजीसी टीएजीसी टीएजीसी, उस टीएजीसी वाले पोर्शन से जब आरएनए बना तो हमें मिल गया एयूजीसी एयूजीसी एयूजीसी, राइट। तो ये जो आरएनए बन गया, फ्रेम हो गया, ये कोड, अब ये कोड कैरी कर रहा है जैसा का हमें प्रोटीन के लिए डिसाइडेड था। तो यही प्रोटीन के लिए ये जो आरएनए फ्रेम हो गया है विथ द कोड, वो इट विल स्लिप आउट ऑफ द न्यूक्लियस थ्रू द न्यूक्लियर पोर और साइटोप्लाज्म में आएगा। फिर साइटोप्लाज्म में फिर वो क्या करेगा, राइबोसोम्स की मदद, राइबोसोम्स उसको होल्ड करेंगे, फिर देन वो एक कॉम्प्लेक्स क्रिएट करता है। फिर देन जो टीआरएनए जो ऑलरेडी बने पड़े हैं हमारे पास, 64 टाइप के टीआरएनए बने हुए हैं, हर टीआरएनए वो, हाँ, वो जो कोड है एयूजीसी एयूजीसी एयूजीसी, उसमें आपको बनेंगे एयूजी, सीएयू, उसके बाद जीसीए, यूजीसी, ऐसे 4 ट्रिपलेट्स बनेंगे। यानी 12 है ना, एटीसीजी एटीसीजी मैंने 12 बताया, तो एयूजीसी 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 12 होंगे, उसमें से एयूजी एक ट्रिपलेट, सीएयू दूसरा ट्रिपलेट, जीसीए एक तीसरा ट्रिपलेट और यूजीसी एक चौथा ट्रिपलेट। तो यानी कि इस कोड पे, इस एमआरएनए जो बाहर गया था, उस पे 4 डिफरेंट टाइप ऑफ टीआरएनए अटैच हो सकते हैं या कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसके साथ, जिसको हम बोलते हैं एंटी कोडॉन। एमआरएनए जो लेके जो आरएनए बन के जो स्लिप आउट हुआ था उसको हम मैसेंजर आरएनए बोलते हैं, वो एज सच कोड को लेके जाता है बाहर। उस कोड को एंटी कोडॉन से, ट्रिपलेट एंटी कोडॉन से वो टीआरएनए अटैच करता है, पकड़ता है, यानी कि ए यू सी जी में से ए यू सी को अटैच करेगा, यानी उसका कॉम्प्लीमेंट्री, यानी यू ए सी, यूएसी वाला एक टीआरएनए आएगा। यूएसी एक किसी अमीनो एसिड को डिनोट करता है, यानी उस ट्रिपलेट कोडॉन जो भी एंटी कोडॉन टीआरएनए होल्ड कर रहा है, उसकी अपनी एक एफिनिटी है कि फला फला अमीनो एसिड को अटैच कर सकता है अपने साथ। तो ये जो है इसका हमारे पास एक 64 कॉम्बिनेशंस का हमारे पास एक क्या बोलना चाहिए, एक चार्ट बना हुआ है। मतलब हम चार्ट, हम मतलब आज की तारीख में वी ऑल नो कि कौन सा ट्रिपलेट कोडॉन टीआरएनए पे रहेगा एंटी कोडॉन, तो वो कौन सा अमीनो एसिड को लेके आएगा। दैट वे ये पूरा एक हमने पूरा स्टडी किया हुआ है ऑलरेडी, और उसमें से अब हम ये बाद में समझेंगे। तो अभी फिलहाल जैसे ही वो आरएनए बाहर चला गया, वो राइबोसोम्स की मदद से ए यू सी जी में से ए यू सी पहला ट्रिपलेट, उसका एंटी कोडॉन यानी यू ए जी से एक अमीनो एसिड लेके आया जाएगा, टीआरएनए लेके आएगा। फिर दूसरा जो है सी, सी ए यू, उसका कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जी यू ए वाला एक ट्रिपलेट, एंटी ट्रिपलेट कोडॉन टीआरएनए एक दूसरा अमीनो एसिड को लेके आएगा। फिर वैसे ही चारों के लिए अलग अलग एंटी कोडॉन टीआरएनए हैं जो एक एक अमीनो एसिड को लेके, 4 अमीनो एसिड, जब अमीनो एसिड नजदीक आते हैं
तो उनमें एक रिएक्शन होता है, एक नया बॉन्ड क्रिएट होता है जिसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड या फिर डाइपेप्टाइड बॉन्ड। तो यानी कि एक अमीनो एसिड दूसरा अमीनो एसिड के बीच में CONH बॉन्ड क्रिएट होता है। पेप्टोन बॉन्ड भी बोलते हैं इसको, पेप्टोन बॉन्ड का नाम है पेप्टोन। क्योंकि आपको मालूम है एक एसिड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, एक एसिड प्लस एमाइन जब अटैच होते हैं तो वो एमाइड बनाते हैं, CONH। तो CONH पेप्टोन। और आपको मालूम होगा ONE मतलब कीटोन, है ना, कीटोन, सॉरी एमाइड बोल रहा हूँ, कीटोन फॉर्म करते हैं। तो कीटोन मतलब आपको मालूम है शायद ना, AL लिखते हैं तो वो अल्डिहाइड होता है, जैसे ना मेथेनल अल्डिहाइड, मेथेनॉल अल्कोहल। मेथेनॉन मतलब कि वो मेथेनॉल बनता नहीं है, इथेनॉल, इथेनल एंड इथेनॉन, यानी दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और COH की जगह COO और NH बॉन्ड। तो CONH बॉन्ड जब भी बनेगा जो कीटोनिक है, एक प्रकार का कीटोन है, तो वो CONH बॉन्ड या पेप्टोन बॉन्ड भी बोलते हैं, या फिर हम उसको डाइपेप्टाइड बॉन्ड भी बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड्स भी बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। तो ये जैसे अमीनो एसिड नजदीक आते हैं तो उनमें एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, वो दोनों एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं। लाइकवाइज अब वो भले ही एक प्रकार का मोनोमर है कहना चाहिए, एक अमीनो एसिड एक मोनोमर है एक प्रोटीन फॉर्म करने के लिए, बट मोनोमर हमेशा सिमिलर नहीं है। 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स हैं, तो 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमेरिक मॉलिक्यूल्स हैं जो विद द हेल्प ऑफ tRNA साथ लाए जाते हैं, और वो एक अमीनो एसिड, 4 अमीनो एसिड का एक प्रोटीन बना लेगा, राइट। तो ये है एक ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोसेस जो प्रोटीन सिंथेसिस बोलते हैं। अब रही बात, अभी आपने प्रोमोटर्स पढ़ा, एनहांसर्स पढ़ा। अब सपोज करिए ATCG, मैंने बोला ATCG ATCG, 3 ATCG के बाद वो जीन खत्म हो रहा है, तो हाउ वुड दैट मॉलिक्यूल, द DNA और द DNA को कैसे पता चलेगा कि मेरा जीन यहाँ पे खत्म हो रहा है? शुरुआत होने वाले के मैंने बताया था कि उसके सामने प्रोमोटर वाले सीक्वेंसेस रहेंगे जहां पे प्राइमर्स अटैच होते हैं, और पहला यूजुअली हर प्रोटीन को सिंथेसिस शुरू करने के लिए हम जैसे बोलते हैं मिथियोनिन नाम का एक अमीनो एसिड है, उससे शुरुआत होती है। तो अब ये दो चीजें आती है, देखिए, या तो RNA ATCG 3 सीक्वेंसेस के बराबर का एक RNA फ्रेम हो गया, कंटिन्यूअस है वो ATCG 12 न्यूक्लियोटाइड का एक कोड है जो एक अमीनो एसिड बनाएगा, 4 अमीनो एसिड्स का। खत्म हो गई बात। सपोज अभी मैंने बताया कि हर जीन के बीच में कुछ अनरिलेवेंट या फिर नॉन कोडिंग न्यूक्लियोटाइड्स लगे हुए होते हैं, जिसमें यूजुअली प्रोमोटर रीजन होता है जहां से उसको इनिशिएट करना होता है आरएनए का सिंथेसिस। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो जीन है ATCG और ATCG 3 बार है, तो कई बार ऐसा होता है कि किसी और का प्रोमोटर रीजन इसमें घुस जाता है इस जीन में। तो कैसा होगा, ATCG और यहाँ पे टी, उसके बाद ATCG, टी मान लीजिए एक किसी और का प्रोमोटर रीजन का या कोई इररिलेवेंट कोड है जो ये कोड नहीं करता उस अमीनो एसिड के लिए, उस प्रोटीन के लिए, वो बीच में आ गया है। तो बीच में आने के बाद क्या होता है कि वो इररिलेवेंट है, उसको निकालना जरूरी है। तो जैसे अभी आपको यदि कंप्यूटर के बारे में मालूम है थोड़ा बहुत, तो ये आप जानते होंगे, यदि आपने एक फाइल बनाई, वर्ड की फाइल बनाई कंप्यूटर में, आपने कुछ टाइप किया और उसको सेव किया, तो कंप्यूटर तो उसे वो ABCD के फॉर्मेट में नहीं देखता, इट लुक्स इट इन द फॉर्मेट ऑफ 010101। यानी कि जो भी आपने क्रिएट किया था वर्ड फॉर्मेट में, उसको 0101 फॉर्मेट में वो एक जगह स्टोर करता है, एक सीक्वल में। जितनी बड़ी फाइल होंगी उतनी बड़ी, जितनी स्पेस लेनी उसने 10101010 के फॉर्मेट में आपके वर्ड की फाइल को सेव किया। सपोज करिए कि आप काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे और आपका अचानक से लाइन चली गई, तो क्या हुआ, एक तो हमारे सिस्टम में आजकल ऐसा है कि ऑटो सेविंग होता रहता है, तो उस समय क्या होता है कि तुरंत जैसे ही करंट सप्लाई बंद हो गया कंप्यूटर सिस्टम को, तो वो क्या करता है, अभी जैसे आप सेव कर रहे थे तो बार बार जाके वहां पे सेव कर रहा था 10 फॉर्मेट में, लेकिन लाइन चलेगी आपने सेव नहीं किया, तो उस समय हर चीज उसे अपनी हार्ड डिस्क पर रखनी होती है। तो सपोज करो आपके फॉर्मेट के लिए 101010 10 बार लिखने के बाद आपकी फाइल कंप्लीट होती है, तो सपोज करिए कि अब 5 ही बार लिख पाया था, लाइन चली गई, तो बाकी 1010 को वो जहां भी जगह मिलती वहां जाके स्टोर कर देता है, लेकिन उसका सीक्वेंस रिमेंबर करता है कि कहां से टूट गया था और कहां रखा हुआ है।
यानी टेल एंड बताता है और हेड एंड बता देता है। नेक्स्ट टाइम आप जब फाइल खोलते हैं तो आपने नोट किया होगा कि वर्ड में यदि आप ऐसे कभी गड़बड़ तरीके से सेव हुआ फाइल होता है तो वो जैसे आप विंडो वर्ड खोलेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में फाइल का नाम आता है, फिर लिखा रहता है इसको सेव कर लीजिए। तो जब आप उसको सेव करते हैं तो वापस उन चीजों को दोनों को उठा के एक साथ रख लेता है। तो वैसा ही हमारा जो है ना डीएनए भी वैसे ही करता है। एटीसीजी 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 3 होने चाहिए थे लगातार, जो कि आपको एक 4 अमीनो एसिड का एक प्रोटीन बनाने के लिए कोड है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कभी कभी रेप्लिकेशंस में या फिर जब इवॉल्व हो रहे थे तो कई बार ऐसा होता है एटीसीजी एटीसीजी के बाद तीसरे एटीसीजी के बीच में कुछ एक्स्ट्रा का अनवांटेड न्यूक्लियोटाइड्स घुस जाते हैं, बट दे डोंट कोड फॉर द प्रोटीन। तो इस समय मान लीजिए आरएनए बन गया है ना, इस समय आरएनए बना तो क्या होगा, एटीसीजी एटीसीजी के अगेंस्ट में आरएनए बने, एयूजीसी एयूजीसी बन जाएगा, लेकिन बीच में टी 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 है तो वहां पे यू 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 आ जाएगा आरएनए में, और फिर बाद में एक और एटीसीजी है वहां पे एयूजीसी फिर से आ जाएगा। तो ये जो एक्स्ट्रा का जो बीच में आ गया है ना, टी 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 की जगह यू 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 आ गया, जो उन चीजों को एक्स्ट्रा क्या है वो काम के लिए। तो समझ के ये चलिए कि जब आरएनए फ्रेम होता है तो कई बार ऐसे अनवांटेड सीक्वेंसेस जीन के बीच में भी इंसर्टेड रहते हैं। इनको हम बोलते हैं, ये क्या कर रहे हैं, हमारे जीन को इंटरफेयर कर रहे हैं, है ना। जीन को इंटरफेयर कर रहे हैं इसका मतलब ये इंट्रॉन्स है, इंटरफेरेंस इंट्रॉन्स, ठीक है। और जो काम के हैं वो एक्सॉन्स कहलाते हैं। एटीसीजी 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 जो है काम के एक्सॉन कहलाएंगे, और जो बीच में घुस गए थे इंटरफेयर कर रहे थे वो इंट्रॉन्स कहलाएंगे। तो जो टी 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 था वो एक प्रकार का, जो यू 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 बन गया उसमें, वो एक प्रकार का इंट्रॉन है। तो अब क्या है कि ये जो एमआरएनए बन गया है जिसके बीच में यू 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 सीक्वेंस आ गया, लेकिन दैट इज ऑफ नो यूज, दैट हैज टू बी टेकन आउट। तो ये एक मॉडिफिकेशन है, यानी जो आरएनए बन चुका था उसको मॉडिफाई भी करना पड़ सकता है कभी कभी, नॉट इन एवरी केस। अब एक दूसरी बात ये थी, जैसे मैंने बताया आपको एटीसीजी 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 नॉर्मली कोड हो गया, वो फिर सीधे सीधे बाहर चला गया और वहां पे उसका प्रोटीन बन गया। तो अब ये उस डीएनए को कैसे पता लगता है कि एटीसीजी 3 बार होने के बाद जीन खत्म हो रहा है, जीन खत्म हो गया वहां पे, ये पता कैसे चलेगा। स्टार्टिंग के लिए प्रोमोटर लगा हुआ था, अब आपने बताया था वहां पे एक सिग्मा बेस्ड वाला और एक रो बेस्ड वाला और एक दूसरा था पॉली ए। पॉली ए मतलब ये होता है कि जैसा ही एटीसीजी 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 खत्म हो गया, जीन खत्म हो गया, तो उसके बाद क्या रहेगा, टी 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 की लंबी सीक्वेंस रहेगी, वो ये शो करता है। अब वो जब एमआरएनए जब उसको बनाता, जब एमआरएनए सिंथेसाइज हो रहा है तो क्या होगा, वो ए फॉर्म होता जाएगा, बराबर है। एटीसीजी का फॉर्म हो गया, एटीसीजी का भी डीएनए सॉरी आरएनए बन गया, तीसरे एटीसीजी एटीसीजी का भी आरएनए बन गया। लेकिन जैसे ही उसके आगे देखता है वो टी 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 कंटिन्यूअस है, यानी आरएनए में क्या आ जाएगा, ए आ जाएंगे, कंटिन्यूस ए आएंगे, ऐसा कंटिन्यूस 5 से लेकर 15 ए लगातार आए हैं। हाँ, 5 से लेकर 50 है शायद, 5 से लेकर 50 लगातार टी 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 आ रहा है, जिसको वो ए रीड करता चला जा रहा है, बनाता चला जा रहा है। तो ये जब कंटिन्यूसली ए क्रिएट होने लगता है आरएनए में, तो डीएनए समझता है, पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज समझ जाता है कि भैया जीन खत्म हो चुका है। उसको हम बोलते हैं पॉली ए टेल, यानी कि एक आरएनए में एक टेल बन जाती है जिसमें ए बनने चालू हो जाते हैं। जैसे ए बनना चालू हो गया, 5 से लेकर 50 के बीच में कंटिन्यूस ए बन रहा है, तो वो समझता है कि जीन खत्म हो चुका था, जहां से ए शुरू हुआ था वहां के पहले खत्म हो गया। तो ये एक तरीका है। तो उस समय क्या होता है, जैसे ही वो बन गया बाहर आ गया, अब एमआरएनए जो बना था एटीसीजी एयूजीसी 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 फिर ए लगा हुआ बाहर आ गया। तो एक एमआरएनए जो कि बाहर आया, अभी उसको अमीनो एसिड्स बनाने हैं, लेकिन उसमें क्या है, एटीसीजी एटीसीजी सॉरी एयूजीसी एयूजीसी एयूजीसी, उसके बाद ए कंटिन्यूसली 15 बार है। तो जब वो एमआरएनए सपोज करिए कि राइबोसोम ने होल्ड किया और उससे फिर अमीनो एसिड चालू किया, तो वो एयूजी एक ट्रिपलेट है ना, फिर जी, उसके बाद सी एयू दूसरा ट्रिपलेट, उसके बाद जी सी ए तीसरा ट्रिपलेट, उसके बाद यू जी सी चौथा ट्रिपलेट, उसके बाद ए वो भी एक ट्रिपलेट काउंट हो जाएगा, फिर दूसरा ए वो भी एक ट्रिपलेट काउंट हो जाएगा, फिर चौथा जैसे 15 है, 15 मतलब 5 5 और ए ट्रिपलेट जैसे एक ही
अमीनो एसिड बार बार लगता जाएगा। तो क्या हो गया, हमारा प्रोटीन सिर्फ 4 अमीनो एसिड का था, लेकिन उसके साथ में 5 अमीनो एसिड और लग गए सिमिलर टाइप के, ए जिसको भी कोड करता है, राइट। तो ये 5 एक्स्ट्रा जो लग गए हैं, यानी कि प्रोटीन मॉलिक्यूल जो बन गया है, जो रिक्वायर्ड था उसके साथ में एक्स्ट्रा कुछ और अटैच हो गया, 5 और एक्स्ट्रा अटैच हो गए। तो इनको निकाला जाए कैसे, तो इसमें भी मॉडिफिकेशंस करने पड़ते हैं। तो कहने का मतलब है दो टाइप के मॉडिफिकेशंस होते हैं। एक तो ये जो ए लग गया था जिस एमआरएनए में, वो जो बाहर निकल गया, प्रोटीन बनाया, प्रोटीन बनाने के बाद प्रोटीन में से वो 5 अमीनो एसिड को अलग करने, तब जाके हमारे काम का 4 अमीनो एसिड वाला प्रोटीन काम आएगा, राइट। तो वो क्या हो चुका, ट्रांसलेशन हो गया, यानी एमआरएनए का एक प्रोटीन्स में ट्रांसलेट हो चुका, लेकिन उसमें 5 एक्स्ट्रा अमीनो एसिड जुड़ गए थे। तो जब हम इसको अलग करते हैं तो इसको हम बोलते हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल चेंजेस, है ना। यानी कि ट्रांसलेट होने के बाद जो प्रोडक्ट बन गया था, प्रोटीन्स बन गए थे, उसमें से कभी कभी कुछ कुछ एक्स्ट्रा के अमीनो एसिड जुड़ जाते हैं जिनको निकालना पड़ता है। तो ये पोस्ट ट्रांसलेशनल चेंजेस होते हैं। और दूसरी बात, जैसा भी हम पहले बात किए थे, कि मान लीजिए बीच में कुछ आ गया, एटीसीजी और तीसरे एटीसीजी के बीच में कुछ टी आ गया, तो वो क्या हो जाएगा, यू लग जाएगा एमआरएनए में। तो एमआरएनए को ही मान लो हमने पहले से ठीक कर लिया, बाहर जाने से पहले जो एमआरएनए बन गया था जिसमें एयूजीसी बन गया, बीच में यू 10 बार आ गया, उसके या 6 बार आ गया, उसके बाद दूसरा एटीसीजी एयूजीसी आ गया। यदि ये पूरा का पूरा आरएनए बाहर चला जाता है तो फिर वो ट्रिपलेट कोडॉन्स चेंज हो जाएंगे। एयूजी हम जो बना रहे थे, 3-3 की जोड़ी बना रहे थे, 3-3 की जोड़ी नहीं, 3-3 के तिकड़े जो बना रहे थे, अब मान लीजिए बीच में 6 ए आए, 6 यू आए, तो यू एक दूसरा हमारे कोड कर लेगा। सपोज करिए वहां पे 3 की जगह 4 ही यू आए, तो क्या होगा, पहला यू एक को कोड कर लेगा, फिर जो दूसरा जो है वो बिगड़ जाएगा, एक यू उसके ए यू के साथ चला जाएगा, तो वो कोई और अमीनो एसिड को लेके आ जाएगा, राइट। तो यानी कि हमारा जो प्रोटीन बनना चाहिए था 4 अमीनो एसिड का, उसकी जगह 2 के बाद वो तीसरा बलते ही अमीनो एसिड आ गया, और चौथा भी बलता आ जाएगा। इससे क्या हो गया, हमारा प्रोटीन रिक्वायर्ड प्रोटीन नहीं बन रहा था। तो ऐसे केसेस में बॉडी क्या करती है कि हम वो जो आरएनए बना था जिसमें यू आ गया था, जो इंटरफेयर कर रहा था, जो इंटरॉन है, उसको निकाल लेती है, उसको काट लेती है, हाँ कट कर लेती है। तो उसको बोलते हैं हम स्प्लाइसिंग, आरएनए का स्प्लाइसिंग। आरएनए वो इंट्रॉन्स को स्प्लाइस कर लेती है, जो अनवांटेड सीक्वेंसेस उसको निकाल लेती है। तो ये कैसे याद रहता है, ये कैसे याद रहता है कि भाई वो एटीसीजी के बाद ये यू जो आया वो गलत है। तो इसके लिए मैंने वही बताया आपको, जैसे कि हमारे कंप्यूटर में हो रहा था, एक फाइल टूट गई है, तो वो एंड और दूसरी जगह जहां उसको सेव कर रहा है, वो एंड और वो टेल का इंडिकेट करके रखते हैं, यहाँ मार्क करके रखते हैं, ये एंड था, इसका टुकड़ा यहाँ से चालू होगा। तो वैसे ही हमारे डीएनए में भी आज तक जितने सालों से एवोल्यूशन हो रहा है, तो जीन्स यदि कट के यहाँ वहां हो गए हैं, तो उसके एंड्स कहाँ से कट गया था और कहाँ से शुरू हुआ था, वो भी कोड के थ्रू बनाए रखते हैं एक ही स्ट्रैंड में। तो ये हमेशा रीड किया जाता है, ये पॉलीमरेज को आदत रहती है, यही प्रूफ रीडिंग है, और यही हमारे पॉलीमरेज की खासियत है। तो दैट वे दो चीजें आ गई थी। हाँ बोलिए। या ओके, नो प्रॉब्लम। सो हम फिर बात करेंगे इसके बारे में। यू कम अप विद योर क्वेश्चंस और क्वेरीज के साथ में आइए। You know what happens when the helicase starts unwinding the strands? यदि आप ना कभी ना किसी एक वायर को ऐसे घुमा के देखिए, हेलिकल स्ट्रक्चर बना के रखिए, एक एंड को होल्ड कर दीजिए, फिक्स कर दीजिए, दूसरे एंड से आप उसको अनवाइंड करने की कोशिश करिए, तो आप देखना कि वो जो जो कर्ल जो जो ट्विस्टिंग है, ट्विस्टिंग एकदम टाइट होते जाती है। हाँ, फिर वो ना उल्टी उल्टे तरीके से कॉइल होने लगते हैं, उसको बोलते हैं सुपर कॉइलिंग। यदि वो सुपर कॉइलिंग को यू हैव टू सुपर कॉइलिंग हो जाएंगे तो फिर रेप्लिकेशन हो ही नहीं पाएगा। तो टोपो आइसोमेरेज जो है, एक स्ट्रैंड को कट कर देता है, एक न्यूक्लियोटाइड को तोड़ देता है, तो फट से पूरा टेंशन रिलीज हो जाता है वहां से। टोपो आइसोमेरेज का काम वही है, टू रिमूव द टेंशन इन द सुपर कॉइलिंग एरिया ऑफ द डीएनए, जो अनबाउंड एरिया है। ठीक है, विल मीट यू फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए मैं आज वो अपलोड कर देता हूँ आप लोगों को, रेप्लिकेशन का पोर्शन आप लोग उसको पढ़ लेना। चलिए, थैंक यू वेरी मच।
हाँ जी, बोलिए। हम्म। हम्म। देखिए, अपलोड कहाँ करना है, आपको मेल करना है वो। आप अपने फॉर्म के साथ में पीडीएफ बना दीजिए ना उसको, है ना। फिर से भेज दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है। फिर से फॉर्म के साथ में पेमेंट रिसिप्ट अटैच कर दीजिए, पीडीएफ बनाइए और भेज दीजिए। ठीक है, अभी शायद प्रॉब्लम आ रही है, सुनने में आया कि कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। यदि ये प्रॉब्लम आ रही होंगी तो मैंने एक मैसेज डाला हुआ है कि फला फला मेल आईडी में आप लोग अपने नंबर, यदि आपके फ़ोन नंबर रिकॉग्नाइज किए नहीं किए जा रहे हैं, कुछ लोगों के ना फ़ोन नंबर को बोल रहा है कि इनवैलिड फ़ोन नंबर, इनवैलिड ईमेल आईडी। यदि ऐसा हो रहा होगा तो आप भेज नहीं पाएंगे। तो इसलिए फिर आपको एक नया मैंने मैसेज डाला, उस मैसेज में नाम वाम सब लिख के फिर से आप दे दीजिए, तो उसको अपडेट कर देंगे। ठीक है। ओके, सेंड इट अगेन। पेमेंट रिसिप्ट फिर से सेंड कर दीजिए विद द हेल्प विद द पीडीएफ ऑफ योर फॉर्म। ठीक है। ओके। ओके भाई।